नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट्स के उस लाजवाब सफर की जहां एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी अचानक दुनिया की नजरों में आकर एक विशाल पब्लिक कंपनी बन जाती है। देखिए, ये सफर सिर्फ पैसा जुटाने का खेल नहीं है। ये कंट्रोल, जवाबदेही और कंपनी के पूरे वजूद के बदल जाने की कहानी है। तो चलिए, बिना देर किए कॉर्पोरेट कैपिटल के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट वर्सेस पब्लिक की दुविधा को समझेंगे, फिर कैपिटल जुटाने के तरीके, उसके बाद सीधा आईपीओ इवेंट, मार्केट को स्टेबल करने के कुछ सीक्रेट तरीके और आखिर में कंप्लायंस की उस कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे जो पब्लिक होने के बाद सामने आती है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है प्राइवेट और पब्लिक की दुविधा। किसी भी तेजी से बढ़ते बिजनेस के सामने सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या उन्हें प्राइवेट ही रहना चाहिए या पब्लिक मार्केट्स के इस महासागर में छलांग लगा देनी चाहिए। देखिए, अगर कोई कंपनी प्राइवेट रहती है तो उसके पास पूरी आज़ादी और प्राइवेसी होती है। वो लंबी अवधि के गोल्स पर आराम से फोकस कर सकते हैं बिना किसी बाहरी दबाव के। लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ कैपिटल यानी पैसा थोड़ा लिमिटेड होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी पब्लिक हो जाती है तो उसे अथाह पैसा और निवेशकों को लिक्विडिटी मिल जाती है, पर इसके बदले में उन्हें कड़ी रेगुलेटरी निगरानी का सामना करना पड़ता है और अक्सर उनका फोकस लॉन्ग टर्म विजन से हटकर बस हर तिमाही के नतीजों पर आ जाता है। मतलब सीधा सा सौदा है, कंट्रोल छोड़ो और पैसा लो। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, कैपिटल जुटाने के तरीके। जब एक बार तय हो गया कि कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, तो सवाल उठता है कि ये पैसा जुटाया कैसे जाए। और जब शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, तो असली कैश किसके हाथ में जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पैसा जा कहां रहा है। कैपिटल जुटाने के दो मुख्य तरीके होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कैपिटल रेज में क्या होता है कि कंपनी बिल्कुल नए शेयर जारी करती है। इसका सारा पैसा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके। वहीं सेकेंडरी कैपिटल में कोई नया शेयर नहीं बनता। इसमें पहले से मौजूद शेयर बेचे जाते हैं। यानी ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि जो पुराने शेयर होल्डर्स या फाउंडर्स हैं उनकी जेब में जाता है ताकि वो अपना मुनाफा निकाल सकें। अब ये बात सब कुछ बदल कर रख देती है। प्राइमरी ऑफरिंग में क्योंकि नए शेयर आ रहे हैं तो पुरानी हिस्सेदारी डाइल्यूट हो जाती है, यानी कमजोर पड़ जाती है। और हाँ, सारी लीगल और अंडरराइटिंग फीस भी कंपनी को ही भरनी पड़ती है। लेकिन सेकेंडरी ऑफरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर काउंट वही रहता है, कोई डाइल्यूशन नहीं होता। और सबसे मजे की बात तो यह है कि फीस का भुगतान कंपनी नहीं करती, बल्कि वो लोग करते हैं जो अपने शेयर बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर निवेशकों और मैनेजमेंट के इंसेंटिव्स को पूरी तरह से पलट देता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द आईपीओ इवेंट, वित्तीय दुनिया का सबसे बड़ा जश्न। ये वो भव्य दरवाजा है जहां से कोई कंपनी प्राइमरी कैपिटल जुटाने के लिए सीधे आम जनता और बड़े इंस्टीट्यूशंस के सामने आती है। अब रिटेल निवेशक आईपीओ में कैसे हिस्सा लेते हैं, इसे रॉबिनहुड के इस शानदार उदाहरण से समझते हैं। वो एक रैंडम एलोकेशन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जहां बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के लिस्टिंग प्राइस पर ही शेयर मिल सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प नियम है जिसे फ्लिपिंग पेनाल्टी कहते हैं। अगर किसी को आईपीओ में शेयर मिले और उसने तुरंत मुनाफे के लिए उन्हें 30 दिनों के अंदर ही बेच दिया, तो रॉबिनहुड उसे अगले 60 दिनों तक किसी भी नए आईपीओ में हिस्सा लेने से ब्लॉक कर देता है। ये सख्ती इसलिए है ताकि मार्केट खुलते ही शेयरों की अंधाधुंध बिकवाली को रोका जा सके। चलिए अब इसके चौथे पहलू पर चलते हैं, बाजार को स्थिर रखना, यानी अंडर द हुड क्या चलता है। आईपीओ लॉन्च होने का शोर शराबा तो अपनी जगह है, लेकिन इसके तुरंत बाद अंडरराइटर्स यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें सप्लाई और डिमांड को बहुत बारीकी से बैलेंस करना होता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल आता है। सोचिए, जब कोई शेयर पहली बार पब्लिक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उतरता है तो अंडरराइटर्स उसे पहले ही दिन बुरी तरह क्रैश होने से कैसे बचाते हैं। आखिर वो कौन सा जादू है उनके पास। इसका जवाब है ओवर अलॉटमेंट की सुविधा, जिसे फाइनेंस की दुनिया में ग्रीन शू ऑप्शन कहा जाता है। ये एसईसी से अप्रूव्ड एक ऐसा कमाल का टूल है जो अंडरराइटर्स को आईपीओ के दौरान अपनी तय लिमिट से थोड़े एक्स्ट्रा शेयर्स जारी करने की पावर देता है। ये कोई हेराफेरी नहीं है, बिल्कुल लीगल है और ये मार्केट को भयानक उतार चढ़ाव से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। अब ये एक्स्ट्रा शेयर कितने हो सकते हैं? 15%। एक स्टैंडर्ड ग्रीन शू ऑप्शन के तहत अंडरराइटर्स मूल पेशकश से 15% तक एक्स्ट्रा शेयर जारी कर सकते हैं। ये 15% एक बफर का काम करता है। अगर मांग अचानक से बहुत बढ़ जाए तो वो इस सप्लाई को मार्केट में उतार सकते हैं।
और अगर शेयर की कीमत लिस्टिंग प्राइस से नीचे गिरने लगे तो वो इसी पैसे से मार्केट से शेयर वापस खरीद कर कीमत को सहारा दे सकते हैं। है ना कमाल का सिस्टम। इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। 2019 में ऊबर का $8.1 बिलियन का बहुत आईपीओ आया था, लेकिन शुरुआत में ही निवेशकों के बीच पैनिक हो गया और शेयर अपनी $45 के लिस्टिंग प्राइस से नीचे जाने लगा। तब ऊबर के अंडरराइटर्स ने तुरंत इसी ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल किया और मार्केट से 27 मिलियन शेयर वापस खरीद लिए। बस इसी एक कदम ने शेयर को पूरी तरह क्रैश होने से बचा लिया और निवेशकों का भरोसा टूटने नहीं दिया। इससे समझ आता है कि ये मैकेनिज्म मुश्किल वक्त में कितना कारगर होता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द कंप्लायंस रियलिटी। इसे आप आईपीओ की पार्टी के बाद का हैंगओवर भी कह सकते हैं। पब्लिक कंपनी होने का मतलब सिर्फ करोड़ों की फंडिंग मिलना नहीं है, इसके साथ आते हैं बहुत कड़े नियम और रेगुलेटरी कंप्लायंस का भारी भरकम बोझ। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $2.3 मिलियन। 2026 तक SOX 404 कंप्लायंस को पूरा करने की ये बस एक औसत सालाना लागत है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, कंपनियों को इन ऑडिट और पेपर वर्क को पूरा करने में औसतन 15,000 घंटे से ज्यादा का समय लगाना पड़ता है। मतलब पब्लिक मार्केट की ट्रांसपेरेंसी बहुत महंगी पड़ती है। पर यह लागत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है ऑडिट के दायरे का लगातार बढ़ना। आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच कंपनियों के एवरेज की कंट्रोल्स बढ़कर 546 हो गए हैं और जिन सिस्टम्स की चेकिंग होती है वो भी डबल होकर 40 तक पहुंच गए हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज भी 45% कंट्रोल्स मैन्युअली चेक किए जाते हैं, जिससे ये पूरा प्रोसेस और भी थकाऊ और महंगा हो जाता है। तो अब अहम बात यह है कि कंपनियां इन मुश्किल नियमों को आखिर लागू कैसे करती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कंट्रोल करने के 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, जहां रिस्क को असेस करके मेन प्रोसेस की पहचान की जाती है। दूसरा, डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये तय करना कि इस प्रोसेस का ओनर कौन होगा। तीसरा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, यानी इन कंट्रोल्स को असल में काम में लाना। और चौथा, मॉनिटरिंग, जहां इन चीजों की लगातार टेस्टिंग होती है और जो भी कमियां मिले उन्हें सुधारा जाता है। और हां, ये कंप्लायंस कोई एक बार का काम नहीं है, ये साल भर चलने वाली एक मशीन है। हर तिमाही यानी हर क्वार्टर में कंपनी के सीईओ और सीएफओ को खुद साइन करके SOX 302 के तहत सर्टिफाई करना होता है कि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। फिर साल के अंत में SOX 404A के तहत मैनेजमेंट अपना खुद का असेसमेंट करता है और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए SOX 404B के तहत एक बाहरी ऑडिटर आके इस पूरे सिस्टम की बारीकी से जांच करता है और अपनी मोहर लगाता है। ये नियम इतने कड़े क्यों हैं? क्योंकि इसके परिणाम बहुत डरावने हो सकते हैं। SOX नियमों के तहत ये साफ लिखा है कि अगर जानबूझकर कोई गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट सर्टिफाई की जाती है तो CEO या CFO को $5 मिलियन तक का भारी जुर्माना और 20 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ, 20 साल। यही वो डर और जिम्मेदारी है जिसकी वजह से कंपनियां अपने ऑडिट को एकदम परफेक्ट रखने के लिए हर साल लाखों डॉलर पानी की तरह बहाती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पब्लिक मार्केट्स बेशक अनलिमिटेड कैपिटल का वादा करते हैं, लेकिन बदले में वो पूरी ट्रांसपेरेंसी और एब्सोल्यूट जवाबदेही भी मांगते हैं। तो क्या पब्लिक होने का ये जो चमचमाता हुआ इनाम है वो कंप्लायंस की इस करोड़ों डॉलर्स की कीमत के सच में लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जो कैपिटल मार्केट्स के पूरे इकोसिस्टम को एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिला होगा।